दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रेलवे भर्ती बोर्ड की तमाम परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री मिल जाएगी। मैं स्पेशली आपके लिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के सवालों के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड कौन कौन सी परीक्षाएं कराता है, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड जो परीक्षाएं कराता है बच्चों, उन परीक्षाओं में रेलवे भर्ती बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी परीक्षा जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये तीन ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके लिए टेक्निकल पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। या तो आप आईटीआई हो, या तो आप पॉलिटेक्निक करके आए हो, या तो आप बीटेक करके आए हो। उन बच्चों के लिए ये परीक्षा होती है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट और सीनियर सेक्शन इंजीनियर। इसके अलावा बच्चों एक परीक्षा होती है टेक्नीशियन। ये जो टेक्नीशियन है, इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बस आप इंटरमीडिएट पास हो और इंटरमीडिएट में आपके पास भौतिक विज्ञान और गणित और रसायन विज्ञान ये सब्जेक्ट हो, यानी कि इंटरमीडिएट पीसीएम के साथ आप पास हो, तो आप टेक्नीशियन के लिए परीक्षा दे सकते हैं। और जो लोको पायलट की परीक्षा है बच्चों, असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं इसको एक्चुअली, इसके लिए आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक हो या बीटेक एमटेक हो, है ना। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। इसके अलावा बच्चों जूनियर इंजीनियर एक नौकरी है, इसके लिए या तो डिप्लोमा हो आप, या तो आप बीटेक हो। और एक परीक्षा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी कि एसएसई, इसके लिए या तो आप बीटेक हो या हायर में एमटेक पीएचडी कुछ भी हो। तो बीटेक के साथ एक परीक्षा और भी, मतलब समकक्ष योग्यता होती है बच्चों, AMIE। वो बच्चे भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की परीक्षा दे सकते हैं, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा दे सकते हैं, लोको पायलट की परीक्षा भी दे सकते हैं। साथ में बच्चों रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा लेता है। ग्रुप डी मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी भर्ती परीक्षा कराता है। उसके सवाल भी आपको मिलेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सवाल मिलेंगे तो आसान होंगे, जी नहीं। परीक्षा कोई भी आसान नहीं होती है। आज के दौर में सारी परीक्षाएं कठिन होती हैं बच्चों। और एक परीक्षा होती है बच्चों रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से, एनटीपीसी। एनटीपीसी मतलब नेशनल नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें एएसएम अर्थात असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर आता है, ट्रैफिक अप्रेंटिस आता है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस आता है, टिकट कलेक्टर आता है, और टीटी या ई जो कहते हैं आप लोग, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, ठीक है, और कमर्शियल क्लर्क। ये परीक्षा, इन सभी को मिला दिया जाए एक परीक्षा और इसमें जोड़ लीजिए गुड्स गार्ड। जो मालगाड़ी होती है उसमें जो गार्ड होते हैं उनके लिए भर्ती है गुड्स गार्ड। तो ये जो परीक्षाएं आप देख रहे हैं, इन सबको मिला करके एक कंबाइंड परीक्षा होती है, उसको रखा जाता है नाम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें कोई टेक्निकल पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आप हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो, बीए पास हो, बीएससी पास हो, ग्रेजुएट हो, सभी के लिए यहाँ पे मौका है। ओके, अब इन तमाम परीक्षाओं को लेकर के एक परीक्षा और भी हम जोड़ लेते हैं बच्चों। रेलवे के पास अपना खुद का फोर्स है। फोर्स मतलब बल। कौन सा बल? रेलवे सुरक्षा बल। उनके पास जो सिक्योरिटी के कर्मचारी होते हैं वो खुद के होते हैं, और जिस राज्य में रेलवे गुजरती है उस राज्य से भी वो फोर्स उधार लेते हैं, उसको जीआरपी कह के बुलाया जाता है। ठीक है, वो राज्यों की पुलिस होती है। लेकिन रेलवे के पास जो अपने पुलिस बल होते हैं उनको आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है। उसमें भी कांस्टेबल
और दरोगा, कांस्टेबल और एसआई, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, इनकी भर्ती भी होती है। तो रेलवे इतनी परीक्षाएं करा रहा है और इन सभी परीक्षाओं में भौतिक विज्ञान का बोलबाला है। और दोस्तों आज तारीख है 18 जनवरी और आज आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रणभेरी बज उठी है। आप असिस्टेंट लोको पायलट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको जग जाना चाहिए। फॉर्म भरने का सिलसिला 20 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये 20 फरवरी तक चलता रहेगा करीब करीब। इसके बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती भी आ रही है, तो आपको जग जाने की जरूरत है। तुरंत सो करके उठ जाइए और पढ़ाई में जुट जाएं। रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, अगर आप पास करना चाहते हैं तो उसमें फिजिक्स एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। आपका सिलेक्शन रेलवे में होगा कि नहीं होगा, यह डिसाइड करता है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। इसके सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो टेक्निकल परीक्षाएं हो या नॉन टेक्निकल परीक्षाएं हो। तो आज दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स पे, और फिजिक्स के लिए मैं संतोष कुमार शर्मा आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो के बीच में कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पहला सवाल आपके सामने ये है, मात्रक, मापन और मापक यंत्र इस यूनिट से, यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पहला सवाल सामने आपके आ गया। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति को हम लोग कहते हैं बच्चों पावर, ठीक है। तो जूल पर सेकंड ये तो पावर की इकाई है, अश्व शक्ति ये भी पावर की इकाई है, वाट ये भी शक्ति की इकाई है बच्चों। अब कौन नहीं है इसमें, तो किलोवाट घंटा, जो किलोवाट घंटा है वो शक्ति की इकाई नहीं है। यह किसकी यूनिट होती है बच्चों, जो किलोवाट घंटा होती है वो ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा मतलब वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आप घरों में बिजली खर्च करते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी ऑन करते हैं, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, उसके लिए जो बिजली खर्च करते हैं उस बिजली को नापा जाता है, उसको मेजर किया जाता है किसमें, किलोवाट घंटा में। जो 1 किलोवाट घंटा आप देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा को अंग्रेजी में 1 किलोवाट आवर कहते हैं और ये कहलाता है बच्चों बोलचाल की भाषा में एक यूनिट। आप कहते हैं ना आज हमने अपने घर में 2 यूनिट बिजली खर्च कर डाली, या एक महीने में हमने 120 यूनिट बिजली खर्च कर डाली, तो यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा को ही एक यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है बच्चों 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। अर्थात यूनिट को अगर जूल में कन्वर्ट किया जाए तो वो 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा है वो हॉर्स पावर या पावर की यूनिट नहीं है, बल्कि वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा पे टिक मार दीजिए, यही आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये शक्ति की इकाई नहीं है, ठीक। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं, सवाल नंबर 2। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा समझते हैं आप लोग, हीट। ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहा जाता है, हीट। हीट को बच्चों जूल में नापते हैं, बिल्कुल सत्य है, ठीक। कैलोरी में नापते हैं, ये भी सत्य है। वाट सेकंड में नापते हैं, ये भी सत्य है, लेकिन किलोवाट में नहीं नापते। किलोवाट शक्ति की इकाई है, पावर की यूनिट है बच्चों। तो आपको टिक मारना है पहले वाले ऑप्शन पे, ठीक। यहां पे जरा गौर से देख लीजिए एक बार रुक करके, किलोवाट क्या है, किलोवाट वाट से बड़ा होता है। वाट क्या है, शक्ति को नापने का मात्रक है वाट, वाट से बड़ा किलोवाट होता है। 1000 वाट मिलते हैं तो 1 किलोवाट बनता है। तो आप कहिएगा कि जो किलोवाट है वो पावर की यूनिट है। कैलोरी क्या है बच्चों, ये एनर्जी को नापता है, कौन सी, ऊष्मीय ऊर्जा को या हीट को। वाट सेकंड क्या होता है, वाट सेकंड एक्चुअली जूल ही है। वाट सेकंड क्या है, ध्यान से देखिए, जो वाट होता है बच्चों, वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड। वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड।
वाट को वाट के नीचे 1 लिख दीजिए, तो वाट अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस ऊपर का इस नीचे से, उस ऊपर का इस नीचे से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर डालिए। और जब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो पता है क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए, वाट सेकंड मिल जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान दें, जूल इक्वल टू क्या है, ये वाट सेकंड, यानी कि जो वाट सेकंड होता है वो एक्चुअली जूल है। तो ये जो वाट सेकंड है, यह भी जूल है, यह भी जूल है, और ये कैलोरी तो होता ही है। एनर्जी की इकाई कौन सी, एक कैलोरी में बच्चों 4.18 जूल होते हैं। यह भी ऊर्जा को नापता है, यह भी ऊर्जा को, यह भी ऊर्जा को, नीचे वाले तीनों ऊर्जा को नापते हैं। और जो किलोवाट है बच्चों, ये शक्ति को नापता है, यानी कि पावर को नापता है। तो आपको किस पे टिक लगाना चाहिए, आपको टिक लगाना है पहले वाले पे, यानी कि इस पे। बड़े गौर से देखें, ये है किलोवाट, मार दीजिए पहले ऑप्शन पे। ग्रुप डी का सवाल था, 18/8/2022 को पूछा गया था, तीसरी पारी में बच्चों। अगला सवाल आपके सामने, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? प्रेरित विभवांतर को बच्चों कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सवाल उठता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों? तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई, ठीक है, उसको वोल्ट में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? वोल्ट में। वोल्ट क्या होता है बच्चों? विभवांतर को नापने की यूनिट होती है। तो वोल्ट है कहाँ इसमें? यहाँ पे है, पहले वाले ऑप्शन पे। ये एम्पियर है, ये मिली एम्पियर है, ये मिली वोल्ट है। आपको टिक लगाना है वोल्ट पे, पहले वाले ऑप्शन पे टिक मार दीजिए। पहला वाला ऑप्शन आपके लिए क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे हम लेकर के चलते हैं यहाँ पे, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ? प्रतिरोधकता को अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टिविटी। आप बड़े गौर से देखिए, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। इसमें जो ये रो लिखा हुआ है बच्चों, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह के बुलाया जाता है, और इसको नापा जाता है ओम मीटर में। तो ओम मीटर कहाँ है ऑप्शन में? ओम मीटर यहाँ पे है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ओम पर मीटर नहीं होगा, मो नहीं होगा, ओ एच एम यानी कि ओम नहीं होगा, होगा क्या? ओम मीटर। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो बड़ा बड़ा देखिए ऐसे, ओम मीटर, ये तरीका है लिखने का, या ओम मीटर, ये कायदा है लिखने का। आपको ओम मीटर लिखना है। ठीक, शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? कौन सी भौतिक राशि है? विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट वोल्ट पर एम्पियर? बहुत बढ़िया, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिए, मिस्टर ओम के साथ हम लोग जुड़ते हैं। ओम साहब ने क्या कहा था? V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है बच्चों। V बराबर आई आर क्या है? ओम साहब का नियम है। ओम साहब ने क्या कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। उन्होंने ऐसे कहा कि V जो होता है वो I के समानुपाती होता है, और यह जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको जब हटा दिया जाता है बच्चों, तब यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? R। यह R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, उस चालक का प्रतिरोध। तो R बराबर क्या मिलेगा यहां से? R बराबर V अपॉन आई। R की यूनिट अगर आपको निकालनी है, तब पहले V की यूनिट लिखें, फिर बटे की लाइन के नीचे I की यूनिट लिखें। V को नापते हैं बच्चों वोल्ट में, और I को नापते हैं एम्पियर में। क्या हो जाएगा ये? वोल्ट पर एम्पियर। ठीक, तो पूछा क्या गया हमसे कि यह जो वोल्ट पर एम्पियर है, यह किसका मात्रक है? तो आप कहिएगा प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, धारा का नहीं, कार्य का नहीं, आवेश का नहीं। पांचवा सवाल के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है बच्चों। अभी अभी हमने चर्चा की थी प्रतिरोध को नापने के लिए वोल्ट पर एम्पियर,
ये इसकी यूनिट है प्रतिरोध की, इसी को ओम कहते हैं। यही क्या है? ओम। जॉर्ज साइमन ओम, जो वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने ओम्स लॉ पेश किया था, उनके सम्मान में हम लोग रेजिस्टेंस के मात्रक को ओम कहते हैं, और ओम का जो सिंबल होता है वो ओमेगा होता है। ठीक इस तरह से आपको टिक लगाना है सवाल नंबर 6 के लिए पहले ऑप्शन पे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन समझते हैं आप लोग क्या होता है? जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ पे बनता है इतना बड़ा सा, ठीक, वस्तु है ए बी और जो उसका इमेज बनता है वो ए डैश बी डैश बनता है। ये है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की और उसका इमेज बनता है 6 सेंटीमीटर का। तो अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर की है, इमेज 6 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो आवर्धन को कहते हैं m बराबर इमेज की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो इमेज की लंबाई जो है 6, उसमें वस्तु का भाग देंगे आप, तो यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे। आवर्धन का मात्रक क्या होगा? आवर्धन मात्रक विहीन होता है। मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, आवर्धन की इकाई नहीं होती। तो आप क्या टिक लगाएंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? पावर को हम लोग वाट में नापते हैं बच्चों। ठीक, न्यूटन में नहीं नापेंगे, कैलोरी में नहीं नापेंगे, जूल में नहीं नापेंगे, किसमें नापेंगे? वाट में। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को नापते हैं आप जूल में और टाइम को आप नापते हैं सेकंड में। जूल में सेकंड का भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको? वाट मिलेगा बच्चों। ये वाट क्या है? यूनिट ऑफ पावर। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। बेहिचक टिक मार दीजिए। लेंस की क्षमता कहते किसको है? देखिए अभी अभी हमने एक सवाल पे चर्चा की थी, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता दूसरी बात है, लेंस की क्षमता दूसरी बात है। दोनों को एक दूसरे से मिलाइएगा नहीं। ठीक है, आवर्धन क्षमता का मतलब होता है किसी वस्तु के इमेज को कितने गुना बड़ा आप देख पा रहे हैं। वस्तु अगर 4 सेंटीमीटर की है, उसका इमेज आपने 8 सेंटीमीटर का देखा, तो आवर्धन हो जाएगा 2। लेकिन अगर लेंस की क्षमता की बात होती है तो लेंस की क्षमता का मतलब होता है पावर ऑफ द लेंस बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? बड़े ध्यान से देखिएगा, इन मीटर। इसका मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मतलब जो फोकल लेंथ दी हुई है उसका आप इनवर्स निकाल लीजिए। उसका रेसिप्रोकल क्या होता है ये देख लीजिए। जैसे कोई लेंस अगर दिया हुआ है, उसकी फोकल लेंथ है 1 मीटर, तो आप क्या करिएगा? 1/1 कर दीजिएगा, जो आएगा वो 1 आएगा। इसको कहते हैं डायोप्टर। फोकल लेंथ को मीटर में नापा आपने, ठीक, लेकिन जो लेंस की पावर होती है उसका यूनिट क्या होता है बच्चों? डायोप्टर। कभी कभी अगर आपको मीटर इनवर्स मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायोप्टर आपके पास विकल्पों में है, लिहाजा आप डायोप्टर पे टिक मार दीजिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या है? तो आप कहिएगा मीटर। एसआई का मतलब होता है बच्चों सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक, मूल राशियों और मूल मात्रकों की एक पद्धति होती है, उनका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम। उसमें 7 मूल राशियां होती हैं और उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। इस सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? फोकस दूरी की जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है बच्चों किलोवाट घंटा। इसी को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट।
1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। ठीक है, और हमने बताया था अभी अभी पिछले बार कि 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है ये 1 यूनिट, है ना, याद रखिएगा। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है, यह भी चर्चा हो चुकी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई यूनिट नहीं है? एम्पियर है, ओम है और न्यूटन भी है। कैलोरी नहीं है बच्चों, ठीक है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। अगर यहाँ पे जूल लिखा होता तो आप कहते कि अब जूल जो है वो एसआई यूनिट है, लेकिन यहाँ पे कैलोरी क्या है बच्चों? वो एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। एम्पियर है, न्यूटन है, ओम है, कैलोरी पे टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, ये एसआई यूनिट नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है स्टेज 2, 13 जून 2022 का। अगला सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा, लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है? तो लंबाई को मीटर में नापा जाता है बच्चों, ये है एसआई यूनिट। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। मील, इंच, फीट ये नहीं होते हैं, लेकिन आप जानते जरूर रहिएगा बच्चों, हम आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं। ये 1 मील जानते हैं आप लोग ना, क्या होता है 1 मील? जो 1 मील होता है बच्चों, ठीक है, माइल भी कहते हैं कुछ लोग, 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर। और 1 इंच आप लोग जानते होंगे, है ना? 1 इंच क्या होता है बच्चों? 2.56 सेंटीमीटर। और 1 फीट भी आप लोग जानते होंगे बच्चों, 1 फीट कितना होता है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा इन बातों को। तो 1 मीटर क्या है दोस्तों? एसआई यूनिट है लंबाई को नापने के लिए। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी पे टिक मार दिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है बच्चों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। यह सवाल पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा स्टेज 2 में 15 जून 2022 को। बहुत नई नई बात है बच्चों। रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट बेकुरेल है। रेडियोधर्मिता को बेकुरेल में नापा जाता है बच्चों, क्यूरी और फेराडे और रदरफोर्ड में नहीं, ठीक है। अब अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको, लेकिन ये बता देता हूं आपको कि यह सवाल भी एनटीपीसी में पूछा गया था 13 मार्च 2021 को, दूसरी पारी में, पहले स्टेज के दौरान। अगला सवाल है बच्चों आपके सामने, भार की एसआई यूनिट क्या है? तो भार को बच्चों न्यूटन में नापा जाता है, और भार को WEIGHT आप भार कहते हैं। एक्चुअली भार क्या है? फोर्स है। कौन सा वाला फोर्स है ये? जो पृथ्वी हम पे लगाती है, उसी फोर्स को भार कहते हैं। जब आप कहते हैं कि आपका भार 100 न्यूटन है, ठीक है ना, तो भार को वही मात्रक दीजिएगा जो आप बल को यानी कि फोर्स को देते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो भार की यूनिट भी न्यूटन होगी। वेट बराबर होता है बच्चों mg, फोर्स बराबर होता है बच्चों ma। क्या होता है फोर्स बराबर? ma। और वेट बराबर क्या होता है? mg। यहाँ पे भी m है, त्वरण है, वहां पे भी m है और त्वरण है। यहाँ कौन सा त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि पृथ्वी का त्वरण। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वही बल उस वस्तु का भार है। अब बल है तो बल को न्यूटन में नापेंगे, तो न्यूटन में नाप लीजिए बच्चों, 18 वाले का बी। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ये आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का सवाल है, बहुत बढ़िया। 29 अगस्त 2019 इवनिंग शिफ्ट, क्या बात है। रेलवे में अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है बच्चों, तो फिजिक्स से दोस्ती कर लीजिए। फिजिक्स
आपका वो चाबी है जो रेलवे का, आरआरबी का कोई भी इम्तहान क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, संवेग की एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होती है? तो संवेग को नापा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। संवेग बराबर होता क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को किलोग्राम और वेग को मीटर पर सेकंड में नापिए, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कहां पे है किलोग्राम मीटर पर सेकंड बच्चों? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तीसरे में ग्राम मीटर लिखा है, चौथे में किलोग्राम सेंटीमीटर लिखा है। तो आपके पास एक ही सही उत्तर है इसमें, वो है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ये बड़ा ही लोकप्रिय सवाल है, 3 बार रिपीट हुआ है। देखिए आरआरबी के ग्रुप डी में, लोको पायलट में, ग्रुप डी में, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। विद्युत आवेश को कूलाम में नापा जाता है बच्चों। इसमें नापा जाता है कूलम्ब में, स्पेलिंग याद रखिएगा, कूलम्ब। पढ़ते क्या है हिंदी में हम लोग? कूलाम। वोल्ट आवेश का मात्रक नहीं है, यह विभवांतर को नापता है। केल्विन टेम्परेचर को नापता है। किलोग्राम मास को नापता है। कूलम्ब क्या है बच्चों? आवेश को नापने के लिए मात्रक है, ठीक है। अगले सवाल पे ले चलता हूं, आइए हमारे साथ। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है भाई साहब। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। दूरी मतलब डिस्टेंस। हमने भाई साहब कहा, आप नाराज मत होइएगा, हमारी जो बहन जी हैं उनके लिए भी हम पढ़ा रहे हैं, और जो भाई साहब लोग हैं उनके लिए भी हम पढ़ा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है बच्चों। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, समय का नहीं होता है ये, प्रकाश की तीव्रता का नहीं होता, द्रव्यमान का नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है प्रकाश वर्ष? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी के मापन के लिए किया जाता है। वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है, यहां पे लिख लीजिए दूरी और लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी को, ठीक। आरआरबी एनटीपीसी 14 मार्च 2021 दूसरी पारी का सवाल है बच्चों ये। अगला सवाल, प्रतिरोध की एसआई यूनिट होती है। प्रतिरोध की एसआई यूनिट कूलम्ब ओम होती है बच्चों। प्रतिरोध को हम लोग ओम में नापते हैं। ओम मतलब ये वाला, हरि ओम। देखिए फिजिक्स में भी हमारे ओम है। ये आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021, आरआरबी ग्रुप डी 31 अक्टूबर 2018, आरआरबी लोको पायलट और टेक्नीशियन 19/9/2018 को पूछा गया है बच्चों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो कह दीजिएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम है। जूनियर इंजीनियर 28 जून 2019 को पूछा गया है, चौथे शिफ्ट में। क्या बात है, एक दिन में 4 शिफ्ट जूनियर इंजीनियर का इम्तहान चलता है। अगला सवाल आपके सामने, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? Which one is not unit of work? जूल में कोई शक्का नहीं है बच्चों, कार्य को जूल में नापा जाता है। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, ये भी सही है, ठीक। अब क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों? बल। यानी कि ये क्या है? बल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे बल के साथ साथ विस्थापन का गुणा हो गया, यानी कि ये कार्य का मात्रक है। कैसे है? ध्यान से देखिएगा, ऐसे है। कार्य बराबर होता है, क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कहां पे विस्थापन? बल की दिशा में विस्थापन, ठीक। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्या करिएगा बच्चों, बल को कहते हैं फोर्स और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है फोर्स को बच्चों? ध्यान से देखिएगा, फोर्स को लिखा जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, एम ए। यहां पे एस रहने दीजिए। एम को लिखेंगे बच्चों किलोग्राम, ए को लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो आप देख रहे हैं एस मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन यानी कि मीटर, तो मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, यह भी कार्य को रिप्रेजेंट करता है, यह भी कार्य को, यह भी कार्य को। कार्य को नापने के तीन तीन यूनिट है बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। जो पहला वाला ऑप्शन है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या करिएगा, आप ऐसा कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए और कहिएगा कि वही सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ठीक, अब देखिएगा कहां कहां पूछा गया है। ये पूछा गया है बच्चों आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021, पहली पारी पहला स्टेज। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। लेंस की शक्ति क्या होती है बच्चों? लेंस की जो शक्ति होती है, यानी कि लेंस की पावर, लेंस की क्षमता, उसको डायोप्टर में नापते हैं। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की है, थोड़ी देर पहले चर्चा की है। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापा जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किसमें नापते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा होने वाले विकिरण की मात्रा को वाट में, पास्कल में, एम्पियर में, क्यूरी में। तो बच्चों इसको क्यूरी में नापते हैं। वाट नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, क्यूरी में नापेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है बच्चों? पावर की इकाई अश्व शक्ति होती है। टिक मार दीजिए। अश्व शक्ति को हम लोग हार्स पावर कहते हैं। कहा गया है उद्योग, उद्योग मतलब होता है इंडस्ट्री। जैसे आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पे मोटर होगी, मोटर होगी तो मोटर की जो पावर होती है बच्चों, उसको हम लोग हॉर्स पावर में पेश करते हैं। जैसे आपके पास गेहूं पीसने की चक्की है, लेकिन आप लोग कहते क्या है? आटा पीसने की चक्की है ना? उस चक्की को चलाने के लिए जो मोटर लगाई जाती है वो क्या होती है? 3 फेज इंडक्शन मोटर, है ना? जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है बच्चों, उस मोटर की हॉर्स पावर में शक्ति बताई जाती है। अब आपके पास कोई भी प्लांट हो, कोई वर्कशॉप हो, वहां पे जो मोटर लगाएंगे आप, उस मोटर को आप हॉर्स पावर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कि पानी को ऊपर छत पे जो टंकी है उसमें भरने के लिए जो आप पंप खरीद के लाते हैं, वहां पे एक मोटर होती है, उस मोटर को भी आप हॉर्स पावर में पेश करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे ले चलता हूं बच्चों आपको। 29 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। अगला सवाल 30, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई वाट होती है बच्चों। बहुत आसान सवाल। कहां पूछा गया है ये? आरआरबी एनटीपीसी 11 फरवरी 2021 को। मार दीजिए टिक। कहां पे? ऑप्शन नंबर डी पे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों। ध्वनि को नापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को नापता है, ओम रेजिस्टेंस को नापता है, वोल्ट विभवांतर को नापता है। डेसिबल क्या है बच्चों? यह ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं, या ऐसे कह लीजिए शोर को नापता है। आप कितना ज्यादा शोर कर सकते हैं उसको नापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल है। फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है, मार दीजिए टिक ऑप्शन नंबर बी पे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है बच्चों। फिर से रिपीट हुआ, हैट्रिक बन गई सवाल की। तो अगला सवाल आपके सामने, एसआई सिस्टम में प्रतिबल, बहुत बढ़िया सवाल, नया सवाल, बिल्कुल नया सवाल। प्रतिबल की माप क्या है? प्रतिबल बराबर जानते हैं क्या होता है? ये देखिए हम लिख रहे हैं प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बच्चों बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, बल का मतलब फोर्स, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। नीचे एरिया को मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे? एन बटे एम का स्क्वायर। कहां पे है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? यहां पे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, स्वप्रेरण, चुंबक फ्लक्स, टेस्ला, वेबर, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए
क्या किया जाए, मिलान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्टेंस, इसको बच्चों हेनरी में नापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को बच्चों वेबर में नापा जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व होता है उसको टेस्ला में नापा जाता है। ठीक, तो मिलाइए, पहले वाले को ए से मिलाइए, दो दो बार है, दूसरे वाले को सी से मिलाइए, दूसरे वाले में सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पे, पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी। तो टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी पे बच्चों, डी करेक्ट आंसर है 35 के लिए, ऑप्शन नंबर डी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का इम्तहान, बड़ा इम्तहान, इसके 8वें सेट में पूछा गया है 2014 में, ग्रीन पेपर। ध्यान रखिएगा, ग्रीन पेपर का मतलब होता है बच्चों 2014 में जब रेलवे ने जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए परीक्षाएं करवाई थी, उस दौरान उसने सेट का नाम नहीं रखा था, पहला सेट दूसरा सेट, उसने सेट को रंगों से नाम दिया था, लाल, नीला, हरा, पीला, ये नाम है ना। तो ग्रीन पेपर जिसके हिस्से में आया था वो ग्रीन सेट रहा होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक का मात्रक ही नहीं होता है बच्चों, क्यों? अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, है ना। आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं बच्चों। तो ये साइन क्या है, एंगल यूनिटलेस, ये क्या है, यूनिटलेस, तो इसकी यूनिट नहीं होगी, लिहाजा टिक मार दीजिए सवाल नंबर 36 के लिए, ऑप्शन नंबर सी पे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, निम्न में से किसको जूल में मापा जाता है बच्चों। ऊर्जा को जूल में नापा जाता है भाई साहब और बहन जी, वेग को नहीं, बल को नहीं, शक्ति को नहीं। तो बहनों भाइयों, जूल को नापा जाता है किसमें, ऊर्जा में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कार्य की इकाई और ऊर्जा की इकाई एक ही होती है बच्चों, कार्य को जूल में नापा जाता है, ऊर्जा को भी जूल में नापा जाता है। आप टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी पे, बेधड़क लोको पायलट टेक्नीशियन का सवाल 21 अगस्त 2018 को पूछा गया था बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 39 के लिए पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों, जूल नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, क्या होगा, वाट। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई ही नहीं है। तो घनत्व की तो होती है, विस्थापन की होती है, दाब की होती है, सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व अंग्रेजी में रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, दो प्रकार की डेंसिटी का अनुपात। किसी भी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना कम है, इसी को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व और रिलेटिव डेंसिटी कह के बुलाया जाता है। लिहाजा आपको क्या करना है बच्चों, टिक मारना है किस पे, ऑप्शन नंबर बी पे। सवाल नंबर 40 के लिए दूसरा ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 41, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड, बहुत बढ़िया, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है बच्चों। तो गौर से देखिए, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, इस फार्मूले से आपका परिचय है। आवेश को रिप्रेजेंट करता है आई एम्पियर को, टी टाइम को। आई को एम्पियर में नापा जाता है और टाइम को सेकंड में। तो एम्पियर सेकंड किसका यूनिट होगा, आई टी का। आई टी मतलब Q, Q मतलब आवेश। तो आवेश को कैसे नापेंगे हम लोग बच्चों, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, उसके नीचे आवेश कहाँ है, पहला ही ऑप्शन, लॉक किया जाए पहले ऑप्शन पे। कैसे लॉक किया जाए बच्चों, ऐसे लॉक करिए, देखिए ये लाल रंग से घेराव लगा दीजिए। सवाल नंबर 41 पहला ही ऑप्शन सही बच्चों। आप कहेंगे आवेश को तो हम लोग कूलम में नापते हैं। जी हाँ, ये जो एम्पियर सेकंड लिखा हुआ है एक्चुअली इसी का नाम कूलम्ब है। कहें क्योंकि कूलम्ब साहब को सम्मान देने के लिए उनके मान में, उनके सम्मान में हम लोगों ने एम्पियर सेकंड का नाम कूलम्ब रख दिया। दिल बड़ा रखते हैं हम लोग, इसलिए कूलम्ब साहब को हम लोगों ने एम्पियर के मात्रक से नवाजा है, आवेश के मात्रक से नवाजा है। अगला सवाल देखिए, गैलन किसके लिए, आयतन के माप के लिए बच्चों। पानी का आयतन, दूध का आयतन, तेल का आयतन, ये सब हम लोग गैलन में नापते हैं। किस में नापते हैं, गैलन में, अर्थात वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए 42 के लिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है,
अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? तो पेटामीटर नहीं होता है, प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई, पारसेक होता है बच्चों। क्या होता है? PARSEC। इसी को जब बहुवचन कर देंगे तो पारसेक्स हो जाएगा। यहाँ पे परसेक्स लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये वाकई क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये पारसेक्स। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरियों को रिप्रेजेंट करने के लिए पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। ये इसके लिए क्या करिएगा, सवाल नंबर 43 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। एनटीपीसी, एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, 4/4/2016 को पूछा गया था, पहली पारी, पहला स्टेज। अगला सवाल, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसमें कोई शक नहीं, ओम, हरिओम। सवाल नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर 45। वाह, 7 बार पूछा गया है भाई। दबाव की एसआई यूनिट, दबाव मतलब समझते हैं ना आप लोग? कभी परीक्षा के दबाव में आ जाते होंगे, है कि नहीं? जिंदगी में कई बार आप दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो माँ बाप के दबाव में आकर के शादी कर लिए, नहीं तो हम तुमसे करते, है कि नहीं? तो आप दबाव में आते हैं कि नहीं, ये देखने की बात है आपके लिए। दबाव की एसआई यूनिट क्या होती है? वो वाला दबाव नहीं जिसकी दबाव की बात हम कर रहे हैं। दबाव मतलब प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, प्रेशर क्या है? प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है बच्चों? बल। एरिया क्या है बच्चों? क्षेत्रफल। तो जो फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स बराबर क्या होता है? न्यूटन। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहां पे है? ये यहां पे है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिए। सवाल नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कहां कहां पूछा गया? आरआरबी एनटीपीसी 15 मार्च 2021, दूसरा शिफ्ट, पहला स्टेज। आरआरबी एनटीपीसी 9/4/2016, तीसरा शिफ्ट, पहला स्टेज। आरआरबी का ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई में भी पूछा गया 25 मई 2019 को, तीसरा शिफ्ट। कितना लोकप्रिय सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 बार पूछा गया है बच्चों, आप रट लीजिए। प्रेशर को यानी कि दबाव को अगर यहाँ पे दाब कह देता, क्या कह देता? दाब, तो आप कंफ्यूज ना होते, है ना? क्योंकि हम लोग किताबों में दाब पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ लिख दिया गया है दबाव। आप परेशान कतई ना होइएगा। कहां पर टिक मारिएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर पे। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट, यहां पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखा हुआ है, केल्विन लिखा है, जूल लिखा है। भाई साहब और बहनें दोनों लोग सुन लें, लाइट ईयर्स, इसी को प्रकाश वर्ष हिंदी में कहते हैं बच्चों। लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, इसी में नापिएगा, ठीक है? आप बेहिचक सवाल नंबर 46 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर सकते हैं। आइए हम लोग भी लॉक करके देखते हैं कैसे लॉक किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कहां पूछा गया? एनटीपीसी में 16 अप्रैल 2016 को। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर सेकंड। कहां पे टिक मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, बी फॉर बॉम्बे। यहां देखिए, बल बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को मीटर किलोग्राम में और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आगे चल के क्या लिखेंगे इसको? किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर में -2। कहां पे है? किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -2। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिए, ठीक है? अगला सवाल ये रहा, बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है बच्चों, दुनिया जानती है, न्यूटन। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई यूनिट सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है, यह सुमेलित तो है। चुंबकीय फ्लक्स को टेस्ला में नापा जाता है, यही सुमेलित नहीं है। प्रेशर को पास्कल में नापते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर को सीमेंस में नापते हैं, ये सब सही हैं। केवल एक क्या गलत है, वो ये है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को नापते हैं बच्चों वेबर में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है टेस्ला।
फिर आप कहेंगे टेस्ला किसका मात्रक है, तो टेस्ला मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, या ऐसे कहिएगा चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का। ठीक है, टेस्ला है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, वो होता है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैं लिख दे रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको नापने के लिए आपके पास क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन बटे एम्पियर मीटर और टेस्ला और गॉस, ये चार मात्रक याद रखिएगा। ये चारों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक, लेकिन यहां पे आपको लिखा हुआ है टेस्ला और यहां लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स, तो ये सुमेलित नहीं है। आप टिक मारिएगा 49 के लिए ऑप्शन नंबर बी पे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये विस्थापन को मीटर में नापा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर, सवाल नंबर 50 के लिए पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों। ग्रुप डी का सवाल है ये। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विभवांतर वोल्ट में नापा जाता है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को वोल्टेज डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। अगला सवाल आ चुका है आपके सामने, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में नापा जाता है बच्चों। अभी अभी बताया था हम लोगों ने, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में नापा जाता है, फैरेड नहीं होगा, हेनरी नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 52 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट। वाट में नापा जाता है बच्चों। अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है एसआई, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल। अर्ग ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट, शक्ति का और बड़ा मात्रक है जूल, ऊर्जा का मात्रक है बच्चों, लेकिन आपको टिक लगाना है वाट पे। ठीक, अगले सवाल पे ले चलता हूं। जी यानी कि स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। अब त्वरण चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो और चाहे सामान्य त्वरण हो, दोनों ही केस में उसका मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड या कुछ लोग मीटर सेकंड पावर में -2 ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सब, ये जो देख रहे हैं आप, स्मॉल जी और स्मॉल ए मतलब त्वरण, स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, सबके लिए काम आता है। तो किस पे टिक मारा जाए, जी के मान की एसआई यूनिट वही है जो त्वरण की एसआई यूनिट है। त्वरण कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पे लॉक किया जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर की एसआई यूनिट क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल। प्रेशर, प्रेशर की इकाई न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अभी अभी देखा था हम लोगों ने, तो इसलिए प्रेशर तो नहीं हो सकता। संवेग, संवेग बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग, है ना। द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, वेग का मतलब मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं होने वाला है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, त्वरण की यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये भी नहीं होगा। बच गया ऑप्शन नंबर 4, इसी को लॉक कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, बहुत बढ़िया, हिंदी में लिखा हुआ है, हम इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके आपको समझा रहे हैं, आप समझिए। मिस्टर न्यूटन साहब ने, यानी कि सर आइजक न्यूटन ने यह बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने, कि कोई भी दो पिंड, कोई भी दो पिंड, पिंड मतलब बॉडी, कोई भी दो पिंड जिसमें द्रव्यमान हो, जैसे एक पिंड यहाँ पे है, दूसरा पिंड यहाँ पे है, और दोनों के बीच r मीटर का फासला है। देयर आर टू बॉडी m1 एंड m2,
इनके बीच 4 मीटर का गैप है, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है बच्चों, उसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स को न्यूटन साहब ने समझाया कि वह फोर्स जो होता है, दो वस्तुएं जो r मीटर की दूरी पर रखी हुई हैं, जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, उनके बीच जो बल काम करता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस समानुपाती चिन्ह को हम हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपिटल जी। यहां से देखिए, सबसे पहले तो ये हटा दीजिए, हट गए। अब क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कैपिटल जी। कैपिटल जी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके लिए यानी कि कैपिटल जी के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ मतलब न्यूटन, आर मतलब मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर में मेजर करते हैं। मार दीजिए सवाल नंबर 55 के लिए डी पर टिक मार दीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी, जिसको आप लोग ऐसे पेश करते हैं, देखिए R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो इसमें जो रो देख रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको नापा जाता है ओम मीटर में। तो ओम मीटर कहां पे है बच्चों, पहले ही विकल्प में मिल गया आपको। सवाल नंबर 56 ऑप्शन नंबर ए, मार दीजिए टिक। अगला सवाल, भार की एसआई यूनिट न्यूटन। यहाँ पे कुछ और पूछा गया, भार की एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के बराबर होती है। तो बल कहाँ है बच्चों, ये भार को हम लोग न्यूटन में नापते हैं, बल को भी न्यूटन में नापते हैं, लिहाजा आप क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है बच्चों, चाल को मीटर पर सेकंड में नापते हैं भाई, मीटर पर सेकंड में चाल को नापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। सवाल नंबर 58 के लिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, दाब और बल, हरगिज नहीं, बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और भार। तो दोस्तों ये जो बल है और जो भार है, बल को न्यूटन में नापते हैं, भार को न्यूटन में नापते हैं, ये दो भौतिक राशियां हैं, इनकी इकाई एक ही है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 59 के लिए डी करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है, त्वरण की है, बेहिचक टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 60 के लिए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। किसकी एसआई यूनिट जूल पर सेकंड है, जूल पर सेकंड, शक्ति, शक्ति मतलब पावर, पावर को जूल पर सेकंड में नापा जाता है, इसी को वाट कहते हैं बच्चों। ठीक है, किसको वाट कहते हैं, जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, शक्ति की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड है। सवाल नंबर 61 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 62 में, न्यूटन बल के मापन की इकाई है, यहां पे क्या लिखिएगा, बल, बल मतलब फोर्स। सवाल नंबर 62 के लिए क्या करिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। वजन और त्वरण की एसआई यूनिट न्यूटन है, हरगिज नहीं। वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। देखिए ये जो लिखा वजन और बल, वजन का मतलब यहाँ पे भार से है, किससे है, भार से। ठीक है, क्योंकि वजन का मतलब अगर द्रव्यमान होता तो यहाँ पे वजन ना लिखते वो, तो वजन को आप भार समझिएगा। तो भार को न्यूटन में नापा जाता है, बल को भी न्यूटन में नापा जाता है बच्चों। तो आप क्या करेगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। सवाल नंबर 63 के लिए बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर होती है बच्चों, बेहिचक टिक मार दीजिए एम्पियर पे। अगले सवाल पे आपको ले चले।
अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। विद्युत धारा, वही सवाल फिर से, विद्युत धारा मार दीजिए टिक। सवाल नंबर 65 के लिए विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। सवाल नंबर 65 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। विभवांतर की एसआई यूनिट वोल्ट है बच्चों। विभवांतर को वोल्ट में नापा जाता है। विभवांतर यहां लिखिएगा। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। मार दीजिए टिक बेधड़क। अगला सवाल आपके सामने, कूलम्ब किसकी एसआई यूनिट है बच्चों? चार्ज को कूलम में नापा जाता है। चार्ज कहां पे लिखा हुआ है? यहाँ पे आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में नापा जाता है। सवाल नंबर 67 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों ये, 4/10/2018 को पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? त्वरण को नापा जाता है मीटर पर सेकंड में। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? त्वरण का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतिम वेग में से शुरुआती वेग को घटा करके टाइम से भाग दे दीजिए। तो वेग में से वेग घटाएंगे तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। दोबारा नीचे सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। कहां पे लिखा है बच्चों? यहाँ पे मीटर सेकंड पावर में -2। तो क्या हो जाएगा ये? मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। सवाल नंबर 68 के लिए सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी तापमान को बच्चों केल्विन में नापा जाता है? इलाहाबाद का तापमान आजकल बहुत गिरा हुआ है ना, पूरे देश का तापमान बड़ा ठंडा है। तो सवाल नंबर 69 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ये पूछा गया था ग्रुप डी के 15/11/2018 के पेपर में। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। मार दीजिए टिक। दाब कहां पे लिखेंगे? यहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 70 के लिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। भार की एसआई यूनिट वही है जो बल की है। कहां पे बल लिखा हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा बल। बल का यूनिट वही होता है जो भार का होता है। अभी अभी चर्चा हुई थी। दाब का नहीं होगा, प्रणोद का नहीं होगा। प्रणोद मतलब भी बल होता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 71 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 72 दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से कौन है जो सापेक्षिक राशि नहीं है? इस सवाल पे रुकिए, आराम से बात करिए। यहां लिखा है सापेक्ष राशि। सापेक्ष का उल्टा होता है बच्चों निरपेक्ष। क्या होता है? निरपेक्ष। जो सापेक्ष नहीं है वो निरपेक्ष होगा। निरपेक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो ना तो शुरू हुआ है और ना तो समाप्त होगा, जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, उसे कहते हैं निरपेक्ष, है ना? उसे सापेक्ष नहीं कहते। तो आइए सोचना शुरू करिए। त्वरण, त्वरण शुरू होता है और त्वरण खत्म भी होता है। वेग भी शुरू होता है, दूरी भी शुरू होती है, खत्म होती है। इलाहाबाद से कानपुर की दूरी 200 किलोमीटर है। मतलब इलाहाबाद एक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन है। कानपुर हमारे लिए क्या है? लक्ष्य है, टारगेट है, गोल है। ये सापेक्षिक है, ये सापेक्षिक है, ये सापेक्षिक है। मतलब त्वरण सापेक्षिक है, वेग सापेक्षिक है, दूरी भी सापेक्षिक है। लेकिन समय बच्चों सापेक्षिक नहीं होता है। समय को कहां से शुरू किया जाए ये कोई नहीं जानता है। लिहाजा समय क्या होगा? निरपेक्ष। और निरपेक्ष को क्या कहते हैं? सापेक्ष नहीं है। कहां पर टिक मारिएगा? सवाल नंबर 72 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 72 के लिए पहला विकल्प सही है बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। आपका अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता है? घनत्व का होता है, बल का होता है, संवेग का होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं बच्चों। इट हैज नो यूनिट। सवाल नंबर 73 के लिए लॉक कीजिए ऑप्शन नंबर सी को। सवाल नंबर 74 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? चाल और वेग की इकाई समान होती है, कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है, दूरी और विस्थापन की समान होती है, बल और दाब की अलग अलग होती है। चाल को मीटर पर सेकंड,
वेग को मीटर पर सेकंड में नापते हैं। ये लीजिए, मीटर पर सेकंड में चाल और वेग दोनों को, कार्य को और ऊर्जा को जूल में नापते हैं बच्चों। दूरी और विस्थापन दोनों को मीटर में नापा जाता है, लेकिन बल को न्यूटन में नापते हैं बच्चों, और दाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। लिहाजा ये क्या है, अलग अलग। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 74 के लिए। डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। ओम मीटर प्रतिरोधकता, ये रेजिस्टिविटी इसकी यूनिट है ओम मीटर। ये है ओम मीटर, ध्यान से समझिएगा, OHMMETRE। ओम मीटर किसकी यूनिट है बच्चों, इसकी। ये है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 76 आ चुका है स्क्रीन पे। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, मंदता क्या होता है। यहां पे कायदे से अगर वो मंदन लिख देते तो ज्यादा बढ़िया करते। मंदन का मतलब होता है बच्चों रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब मंदन, मंदन मतलब एक्सीलरेशन का उल्टा। यानी कोई बॉडी अगर त्वरण है उसमें, तो इसका मतलब कि वेग उसका बढ़ता जा रहा है, और मंदन है इसका मतलब कि वेग उसका घटता जा रहा है। तो वेग जब घटता जाता है तो वेग के घटने की जो दर होती है उसको मंदता या मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। इसका मात्रक भी वही होगा जो त्वरण का होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मंदता का मात्रक भी वही होगा, अर्थात सवाल नंबर 76 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 77, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान हैं? बल और दूरी अलग अलग होते हैं बच्चों। ठीक। कहा जा रहा है निम्नलिखित में किस जोड़े की एसआई यूनिट समान है? तो हमको ये टिक नहीं मारना है। संवेग और बल ये भी अलग अलग होते हैं, बल और दाब ये भी अलग अलग होते हैं। कार्य और ऊर्जा की एसआई यूनिट समान होती है और वो जूल होती है। तो आपको टिक लगाना है ऑप्शन नंबर डी पे। कहां पे टिक लगाएंगे, सवाल नंबर 77 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए बच्चों। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। कार्य की इकाई जूल, ऊर्जा की इकाई जूल, क्वेश्चन नंबर 77। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। एक पास्कल किसके बराबर होता है? एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। यानी कि एक न्यूटन का बल अगर 1 मीटर स्क्वायर जमीन पर लग रहा हो तो इस प्रेशर का नाम होता है 1 पास्कल। ठीक, 1 N/मीटर स्क्वायर इज नोन एज 1 पास्कल। सवाल नंबर 78 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, निम्नलिखित का सही मिलान करें। कैसे मिलान किया जाएगा? वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, हॉर्स पावर। देखिए, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है बच्चों 3.6 × 10⁻6 जूल। इसको मिलाइए इससे, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट बराबर लिखा हुआ है नैनोमीटर। ठीक, यही रॉन्ग लग रहा है, तो हमको मिलाना है। बाकी 3 अगर मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। 1 किलोवाट लिखा हुआ, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। दूसरे को मिला दीजिए सी से। दूसरे का सी कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 2 जगह है। तो कौन कौन है जो उत्तर नहीं हो सकते हमारे लिए, पहले उसको चिन्हित कर लें। दूसरे का सी इसमें नहीं है, दूसरे का सी इसमें नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दौड़ से बाहर हो गए। अब बच गया ए और बी, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही उत्तर होने वाला है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746, मतलब चौथे को हम मिला दें डी से। चौथे का डी से मिलान यहां पे है बच्चों। पहला ही हमारे लिए करेक्ट आंसर है, ये भी दौड़ से बाहर हो गया है। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक, तो ये जो लिखा हुआ है 1 वाट बराबर 1 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर एक्चुअली नहीं होना चाहिए वहां पे। तो सवाल नंबर 79 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है ये,
2018 में पूछा गया है, 31 अगस्त को। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है, मार दीजिए टिक। सवाल नंबर 80 का बी फॉर बॉम्बे। 81 में तरंग दैर्ध्य को मीटर में नापा जाता है। तरंग दैर्ध्य को बहनों भाइयों किस में नापा जाता है? मीटर में। तरंग दैर्ध्य को ऐसे पेश करते हैं, लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा मतलब क्या होता है बच्चों? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या होता है? ये लंबाई को मेजर किया जा रहा है, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। तो सवाल नंबर 81 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 82, किसी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। मोल समझते हैं ना? MOL डॉट। ठीक है, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। यह क्या है बच्चों? पदार्थ की मात्रा मूल मात्रक है और मोल क्या है? उसकी मूल यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा SI सिस्टम में मोल का प्रतीक है? MOL। सवाल नंबर 83 के लिए ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। कमर्शियल यूनिट किलोवाट घंटा, इसी को एक यूनिट भी कहा जाता है। 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है बच्चों, याद रखिएगा। जूल नहीं होगा, वाट नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? किलोवाट घंटा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? आई बराबर होता है बच्चों Q अपॉन टी। Q मतलब चार्ज, चार्ज को नापा जाता है कूलम्ब में। किसमें नापा जाता है? कूलम्ब। और इसको, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। तो अगर टाइम को हम लोग सेकंड में नाप रहे हैं तो कूलम पर सेकंड को ही तो एम्पियर कहते हैं। तो कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। सवाल नंबर 85 के लिए विकल्प बी पे टिक मार दीजिए। RRB जेई 28 मई 2019, तीसरा शिफ्ट। तरंग वेग का SI यूनिट क्या है? तरंग की जो वेग होती है बच्चों, उसको मीटर पर सेकंड में नहीं नापते, सेकंड में नहीं नापते, हर्ट्ज में नहीं नापते, मीटर में नापते। किस में नापेंगे? इसमें नापेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब तरंग की जो वेलोसिटी होती है, देखिए ध्यान से, v बराबर होता है n लैम्डा। ठीक है, v मतलब वेलोसिटी, n मतलब आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य। तो आपको वेग की बात की गई है, तो वेग को हम लोग नापेंगे बच्चों मीटर पर सेकंड में। सवाल नंबर 86 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। RRB के जूनियर इंजीनियर का सवाल है 28 मई 2019, तीसरी पारी का सवाल है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है RRB जेई का 22 मई 2019, चौथी पारी का। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापा जाता है। ये सवाल रिपीट हुआ है, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है। सवाल नंबर 87 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जा सकती है। वही सवाल दोबारा पूछा गया है बच्चों। सवाल नंबर 88 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। RRB NTPC और RRB ग्रुप डी दोनों में पूछा गया है ये सवाल। आगे है मापन। मापन समझते हैं आप लोग? मेजरमेंट। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू वाट। बहुत बढ़िया। ये लिखा हुआ है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, या एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? व्हाट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। धरती के ऊपर जो वायु का मंडल है बच्चों, उसमें वायु है, कुछ धूल है, कुछ धुआं है, कुछ गैसें हैं, है ना, कुछ जलवाष्प है, और सब में अपना अपना द्रव्यमान है। द्रव्यमान है तो धरती क्या करेगी? सबको अपने केंद्र की ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी, बल लगेगा धरती की ओर। तो वायु का जो बल धरती की सतह पर कार्य करता है, उस बल को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो हम लोग धरती के निवासी हैं और धरती पे हम लोग निवास करते हैं, धरती पे हम लोग रहते हैं। तो हमारे सिर के ऊपर जो ये वायुमंडल है इतना बड़ा, इस वायु का प्रेशर हम लोगों के सिर पे लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। सिर पे ही नहीं, हमारे चेहरे पे, हमारे कंधे पे, हाथ पे, पैर पे, आंखों पे, कान पे, नाक पे, हर जगह लगता है। और उस
प्रेशर को हम लोग बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं। तो हम लोग दब क्यों नहीं जाते हैं भाई? क्योंकि हमारे भीतर खून है, और जो खून है वो बाहर की ओर दबाव डालता है। कैसा दबाव डालता है बच्चों बाहर की ओर? ब्लड प्रेशर कहते हैं उसको आप लोग। क्या कहते हैं? बीपी, रक्तचाप, है ना? तो जो बीपी होता है या ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, वह बाहर की ओर दबाव डालता है। जो आपकी धमनियों में खून दौड़ रहा है, जो आपकी शिराओं में खून दौड़ रहा है, वो कैसा है? बाहर की ओर दबाव डालता है। और बाहर से जो ब्लड वो वायुमंडल का दाब है, दोनों एक दूसरे को संतुलित किए हुए हैं, इसलिए हम और आप महसूस ही नहीं करते कि हमारे ऊपर कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आपको उठा करके चंद्रमा पे रख दिया जाए तो वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा बच्चों? आपके खून का प्रेशर बाहर की ओर तो काम करेगा, लेकिन बाहर से भीतर की ओर जो प्रेशर है आपके शरीर पे वो नहीं है। लिहाजा आपकी नसें फट जाएंगी और खून बहने लगेगा और धीरे धीरे मौत हो जाएगी। तब क्या किया जाए? हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। तो यहां से लेकर के यहां तक बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो वायुमंडल का प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर को नापा जाए। ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर। चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है। 1.01 × 10⁵ पास्कल, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। इसी को टिक मार दीजिए बच्चों। सवाल नंबर 89 के लिए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये होता है, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगर आप ध्यान से देखिए, ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई आदमी है, छोटा सा आदमी जिसकी हाइट अभी कम है, बच्चा टाइप का आदमी। उसके चेहरे का, बाल का, गाल का, हाथ का, पैर का, पीठ का, पेट का, सबका जो क्षेत्रफल है वो अगर 1 मीटर स्क्वायर होता, हालांकि वयस्क मनुष्य के लिए पूरे शरीर का क्षेत्रफल होता है 2 वर्ग मीटर। लोग कहते हैं ना, मारते मारते खाल खींच लूंगा, ये मुहावरा सुना है ना? तो अगर मान लीजिए कि मनुष्य की खाल उतार ली जाए, एक वयस्क मनुष्य की खाल उतार ली जाए और जमीन पे बिछाया जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2 वर्ग मीटर अप्रॉक्स, लगभग 2 वर्ग मीटर। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता तो उस पर 1,00,000 न्यूटन का बल लगता है। बहुत बड़ा बल है ये। यही वायुमंडलीय दाब है जो 1,00,000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहलाता है। इसी को पास्कल कहते हैं बच्चों। और ये होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। सवाल नंबर 89 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है बच्चों? तो ये 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 90 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। 746 वाट को कहा जाता है एक अश्व शक्ति, एक हार्स पावर। सवाल नंबर 91, पहला ऑप्शन लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है बच्चों? एक डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स। अभी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/फोकल लेंथ इन मीटर। तो फोकल लेंथ को मीटर में लिखेंगे तो मीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मीटर इनवर्स। इसी को हम लोग कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं? डायोप्टर। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होगा बच्चों? मीटर इनवर्स। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है बच्चों। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन। सवाल नंबर 93 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। 94, परमाणु की त्रिज्या किस में नापी जाती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, नैनोमीटर में नापी जाती है बच्चों। परमाणु की त्रिज्या किस में नापी जाएगी? नैनोमीटर। किसको कहते हैं नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ये है आपके लिए सवाल नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और अभी जेई का सवाल है 30/8/2019 को पूछा गया था दोस्तों, पहली पारी में।
फिर से देखिए आरआरबी जेई का सवाल आ गया 14 दिसंबर 2014 का, ग्रीन पेपर। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका इस्तेमाल करके की जाती है? तो मिली वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज को नापता है। स्ट्रोबोस्कोप ये नहीं होता। पीएच मीटर ये नहीं होता। लक्स मीटर होता है बच्चों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 95 के लिए। सवाल नंबर 95 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर क्या है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? बहुत लोकप्रिय सवाल है। 1 2 3 4 5। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 5-5 बार पूछा गया है। 4 बार ग्रुप डी में पूछा गया है और 1 बार असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की परीक्षा में पूछा गया है बच्चों। 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल कहां पे है? यहां पे है, तलाश करिए। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 96 के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। 1 किलोवाट घंटा, 36 के बाद 5 बार 0, ये 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल, यही करेक्ट आंसर है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 97 के लिए। अगला सवाल, ये आरआरबी जेई 30/8/2019 का सवाल था, पहली पारी का बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब 1000 जूल पर सेकेंड। तो कहां पे टिक मार दिया जाए? यहां पे। ये सवाल नंबर 98 के लिए पहले ऑप्शन पे टिक मार दीजिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। तो कहां पे टिक मार दिया जाए? यहां पे टिक मार दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 99 के लिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 1000 वाट आपके सामने आ चुका है। 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। 5.5 किलोवाट घंटा। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। तो ये जो 5.5 किलोवाट घंटा हो जाएगा, तो 5.5 का गुणा कर दीजिएगा। कर दिया गुणा। 36×5 180 के सुन्ना हाथ में 18। 36×5 180 प्लस 18 बराबर 198। 2 अंकों पे दशमलव, गुणे 10 घाते 6 जूल। 19.8 गुणे 10 घाते 6 जूल कहां पे है? 100 नंबर सवाल के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 5.6 किलोवाट घंटा, वही सवाल, करीब करीब वही सवाल। 5.6 गुणे 10 घाते 6 गुणे 3.6 कर लीजिए। 36 का पहाड़ आपको आता है। 36 छक्का 216, हाथ में आए 21। 36×5 121, 180, 180 प्लस 21 बराबर 201। दशमलव यहां लगा दीजिए। 10 घाते 6 कर दीजिए। 20.16 गुणे 10 घाते 6 जूल, ये टिक मार दीजिए। सवाल नंबर 101 के लिए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर क्या होता है बच्चों? न्यूटन का मतलब बल का मात्रक। बल का मतलब, बल को आप कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, न्यूटन बल का मात्रक है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इस पे टिक मार दीजिए। सवाल नंबर 102 के लिए ऑप्शन नंबर बी पे बच्चों, बेहिचक सवाल नंबर 102 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। 10/12/2018 को पूछा गया है बच्चों ये सवाल। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल ये है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 103। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। 5/12/2018, 4.6 किलोवाट घंटा। बहुत बढ़िया। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है बच्चों 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। लिहाजा 4.6 में क्या करिएगा? 3.6 गुणे 10 घाते 6 से गुणा कर दीजिएगा। 36 का पहाड़ा आपको आता है। 36 छक्का 216, हाथ में आए 21। 36 चौके 144 प्लस 21 बराबर 165।
फिर क्या करिएगा बच्चों, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा और गुणे 10⁻6 कर दीजिएगा। आ गया उत्तर 16.56 गुणे 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 104 के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है सवाल नंबर 104, ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप डी का सवाल था बच्चों। ये अगला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। 2 किलोवाट घंटा, तो भाई सीधा सा उत्तर है 3.6 गुणे 10⁻6 का दोगुना कर दीजिए, यानी कि 2 से गुणा करें। 2 से गुणा करेंगे तो ये 7.2 गुणे 10⁻6 जूल। कहां पे है 7.2 गुणे 10⁻6 जूल? ऑप्शन नंबर बी में। लॉक किया जाए बी को। घबराइएगा नहीं, हर जगह देखिए यहाँ 7.2 7.2 7.2, यहाँ पे 72। अगर थोड़ा सा चूके तो आता हुआ सवाल गलत हो सकता है। ये आसान सवाल है। एक आपको मैं गुरु मंत्र देता हूं। वो गुरु मंत्र क्या है बच्चों? परीक्षा में पास होने के लिए आसान सवालों को ना तो छोड़ना चाहिए और ना ही गलत करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन लोग कहते हैं कि कठिन सवालों से होता है, लेकिन अगर आप आसान सवालों को छोड़ दे रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो आप लड़ाई में नहीं हैं, तो आप फाइट में नहीं हैं। आपको क्या करना होगा? आसान सवालों को टारगेट करना होगा। जो नरम चारा है उसको टारगेट करना होगा। याद रखिएगा ये बात। अगला सवाल 106 नंबर। 4.2 किलोवाट घंटा, 4.6 में 3.6 गुणे 10⁻6 से गुणा कर दीजिए। लीजिए, हो गया गुणा। 36 छक्का 216, हाथ में 21, 36 चौका 144, 144 प्लस 21 बराबर 165, 16.56 कहां पे है? ये तो कहीं है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने 4.6 लिख दिया है बच्चों। इसको आप 4.2 कर दीजिएगा, तब आ जाएगा। ये है 36 दूनी के 72 और 36 चौके 144 प्लस 7 बराबर 151, 15.12 गुणे 10⁻6। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सवाल नंबर 106 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को नापा जाता है। आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। सवाल नंबर 107 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 108 आपके सामने है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9, लेकिन आप कैसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? देखिए, रेलवे आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहता है, बिल्कुल नहीं करना चाहता है। फिर वो करना क्या चाहता है? अगर सेलेक्ट नहीं करना चाहता है तो वैकेंसी क्यों निकाली उसने भाई? रेलवे आपको रिजेक्ट करना चाहता है ना? मजेदार बात। क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा आवेदन आते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कैसे रिजेक्ट करता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। इसको बच्चों क्या करना है आपको? ध्यान से देखें, ऐसा करना है। 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻9 मीटर, ऐसे लिख दिया गया है। तो अब आप घबरा जाएंगे, आप जल्दी में, हड़बड़ी में यहां पे टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि आपके लिए क्या होगा? डेंजरस। आप क्या करेंगे? सवाल नंबर 108 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 1/10⁻9 मीटर। सवाल नंबर 108 के लिए डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब कूलम, टी मतलब टाइम। तो 1 कूलम और 1 सेकंड का जो रेशियो होता है उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एम्पियर डेराइव्ड यूनिट नहीं है बच्चों। एम्पियर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है बच्चों। ये है आपका सही उत्तर। 110 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों स्क्रीन पर। 1 जूल 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। ये पहला ऑप्शन सही है। 111 के लिए पहले ऑप्शन पर टिक मार दीजिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में नापा जाए तो यह कितनी होगी? 100 इकाइयों की खपत है बच्चों, 100 यूनिट बिजली खर्च हो गई।
और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6। इसको 100 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 3.6 गुणे 10 घाते 8। ऑप्शन नंबर डी पे मार दीजिए टिक। 3.6 इंटू 10⁸ सवाल नंबर 112 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्या रहा बच्चों? सवाल नंबर 113, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऐसा है जिसका इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बच्चों बैरोमीटर से नापा जाता है। ठीक, और जिस आदमी ने बैरोमीटर बनाया था उस आदमी का नाम जानते हैं आप लोग? उसका नाम था मिस्टर टॉरिसेली। ठीक है, तो टॉरिसेली साहब ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। और बैरोमीटर होता कैसा है? ऐसे एक टब ले लीजिए, उसमें भर दीजिए पारा। पारा मतलब समझते हैं आप लोग भाई? मरकरी। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, मरकरी भर दीजिए। तो मरकरी भर देंगे तो क्या होगा, ये मरकरी ऐसे भर जाएगा। और जब इस टब में मरकरी भर उठे तब आप क्या करिएगा, आप ले आइएगा एक खाली सी कांच की बनी हुई लंबी सी टेस्ट ट्यूब। उस कांच की टेस्ट ट्यूब में से क्या करिएगा, उसका हवा निकाल दीजिए। पहले तो निर्वात हो जाए अंदर, और जब अंदर निर्वात हो जाए तब क्या होगा बच्चों, उसको उल्टा करके ऐसे इसमें डुबाइएगा। इस तरह से डुबाइएगा कि उसके अंदर हवा बिल्कुल ना हो और हवा प्रवेश भी ना करे। ऐसे छोड़ देंगे जब आप, तो क्या होगा मालूम है? यह जो मरकरी है, यह जो मरकरी है बच्चों, ये मरकरी ऐसे ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। ये लीजिए मरकरी ऊपर चढ़ रहा है, और चढ़ते चढ़ते जब ये यहां तक चढ़ेगा, कहां तक चढ़ेगा बच्चों? ये 76 सेंटीमीटर तक चढ़ेगा। अगर धरती की सतह पे है तो याद रखिएगा, अगर ये 76 सेंटीमीटर तक चढ़ गया है मरकरी, तो क्या होने वाला है आपके लिए? इसी 76 सेंटीमीटर के कॉलम, कौन सा कॉलम? मरकरी का कॉलम, इसका प्रेशर जो होता होगा, कहां पे होता होगा? यहां पे होता है, यहां पे। इस प्रेशर को एच डी जी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा। एच क्या है? इस कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर। डी क्या है? पारे का घनत्व। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इनका गुणा भाग कर लेंगे बच्चों, तो जो आएगा वो 1.01 गुणे 10 घाते 5 पास्कल आता है। इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक, इस वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? बैरोमीटर। डन। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हाइग्रोमीटर क्या होता है बच्चों? ये आर्द्रता को नापता है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या समझते हैं आप लोग? वायुमंडल में नमी कितनी है, वाष्प या जल वाष्प की जो बूंदें हैं वो कितनी हैं, उनकी मात्रा को जब नापा जाता है बच्चों तो उसे कहते हैं आर्द्रता। और नापने के लिए जो उपकरण हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। अगला सवाल आपके सामने बच्चों ये रहा स्क्रीन पर, क्या रहा? कौन सा यंत्र, ध्यान से देखिएगा, समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों ये होता है पेरिस्कोप। क्या होता है? जब आप पनडुब्बी में होते हैं तो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो पेरिस्कोप है। सवाल नंबर 115 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 115 ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 116। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल रिपीट हुआ है वही वाला फिर से। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए 116 के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, 12/4/2016 को पूछा गया था बच्चों। ये अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है? फिर से रिपीट हुआ है सवाल नंबर 117 भी। बैरोमीटर को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत बढ़िया, हम लोग सूर्य को देखने की हिम्मत जुटा रहे हैं बच्चों। सूर्य को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हेलियोस्कोप का।
ये है सूर्य को देखने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं वो हेलियोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 118 के लिए। अगला सवाल आपके सामने, विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 119 सवाल नंबर 119 ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों, 8/10/2018 को पूछा गया है सवाल ये। अगला सवाल आपके सामने, विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है बच्चों गैल्वेनोमीटर। ठीक है, धारा किस ओर बह रही है, कितनी बह रही है, इसके लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 121 का ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। एनटीपीसी स्टेज पहला, शिफ्ट दूसरा। अगला सवाल, एक शाफ्ट की आवर्तन, शाफ्ट मतलब समझते हैं आप लोग धुरा, जैसे ट्रक चलता है, ट्रक के नीचे कभी झांक के देखिए, चलते हुए ट्रक में नहीं भाई, ट्रक जब रुका हो तो दूर से देखना, हाँ, उसमें एक शाफ्ट होता है, वो घूमता रहता है, धुरा क्या होता है, रोटेट करता है। या कई बार ऐसा होता है, गेहूं पीसने की जो चक्की होती है वहां पे मोटर से गतिज ऊर्जा को गेहूं पीसने की चक्की तक शिफ्ट करने के लिए आपके पास बेल्ट और पुली का सहारा लिया जाता है। तो वहां पे शाफ्ट आप देखेंगे घूमता है, तो शाफ्ट के घूमने की जो रफ्तार है उसको नापने के लिए हम लोग टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। सवाल नंबर 122 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 122 ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने, पोटेंशियोमीटर क्या है? एक मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, या फिर क्या है बच्चों ये, अंशांकन या फिर संकेतक, मार दीजिए टिक। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मापक उपकरण है बच्चों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है बच्चों। आसान सवाल, सवाल नंबर 124 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 125 एमीटर को परिपथ में सीरीज में जोड़ा जाता है, यही सही है। ठीक, और एमीटर में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। तो फिर इसका मतलब कि सभी सही है। तो आप कहां पे टिक मारेंगे? 125 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। इसके चारों सही हैं, लिहाजा आप डी के लिए टिक मार दीजिए बच्चों। आरआरबी जेईई 2014 रेड पेपर 14/12/2014 का सवाल है ये। सवाल नंबर 125 ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। कैसे लॉक करेंगे? ऐसे लॉक कर दीजिए, रेड पेपर का सवाल है ना। लीजिए, हमने रेड से लॉक कर दिया। सवाल नंबर 125 ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, आरआरबी जेईई 2014। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। नंबर 126 के लिए बच्चों, ये तरल की दी गई बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह के तनाव को नापने में किया जाता है, यानी कि पृष्ठ तनाव को नापा जाता है बच्चों। सवाल नंबर 126 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। पृष्ठ तनाव को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टेलाग्मोमीटर। सवाल नंबर 126 ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, 21 दिसंबर 2014 का सवाल है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में क्या नापा जाता है बच्चों? दूरी को नापा जाता है। सवाल नंबर 127 के लिए, सवाल नंबर 127 का ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे, मार दीजिए टिक। ओडोमीटर का इस्तेमाल दूरी नापने के लिए किया जाता है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर या एरिया मीटर है बच्चों? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 128, ध्यान से देखिएगा। 128 क्वेश्चन नंबर के लिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर या एरिया मीटर है? वेंचुरी मीटर जी नहीं, रोटामीटर जी नहीं, तप्त तार पवन वेग मापी ये भी नहीं है, पिटॉट ट्यूब इसका सही उत्तर है बच्चों। सवाल नंबर 128 के लिए लॉक करिए। 128 के लिए ऑप्शन नंबर सी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, 21/12/2014 का सवाल है ये। सवाल नंबर 128 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, सवाल नंबर 129, टैकोमीटर क्या करता है?
फ्लाई व्हील की घूर्णनात्मक चाल को नापता है ये गति पालक चक्र, यानी कि शाफ्ट शाफ्ट किस रफ्तार से घूम रहा है, किस आरपीएम से घूम रहा है, इसको नापने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, वो क्या है, टैकोमीटर। सवाल नंबर 129 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 14/12/2014 जूनियर इंजीनियर ग्रीन पेपर का सवाल है बच्चों ये। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, टैकोमीटर का इस्तेमाल आरपीएम नापता है ये, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 130, पहला विकल्प सही है। 131, करंट और ओम मीटर। मल्टीमीटर में क्या नापा जाता है बच्चों, मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर भी नापा जाता है, करंट मीटर और ओम मीटर सब कुछ होता है। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, करंट मेजर करता है, रेजिस्टेंस मेजर करता है, तीनों चीजों को मेजर करता है, लिहाजा इसका नाम रखा गया है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर कैसा होता है बच्चों, जैसे मल्टीविटामिन होता है, एक गोली खाइए ढेर सारे विटामिन पाइए, उसी तरह से आप एक उपकरण खरीद करके लाइए और ढेर सारे लाभ पाइए। सवाल नंबर 131, ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी जेई 14/12/2014 ग्रीन पेपर का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है। 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी के प्रयोग द्वारा नापा जा सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। पूछा गया है क्या गलत है, तो यही वाला गलत है बच्चों। ये हल्का भूकंप नहीं होता है, ये खतरनाक भूकंप होता है। 8 से 9 तीव्रता का भूकंप आ जाए तो महाविनाश होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक मार दीजिए। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। आपको करना क्या है, जो गलत है उसी को टिक मारना है। ठीक, ये तो भारत का चुनाव हो गया भाई, आम चुनाव। जो गलत है उसी को जिताइएगा, है कि नहीं, होता तो यही है। अगला सवाल बढ़ने से पहले सवाल नंबर 132 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया, घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे नापते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं डेंसिटी को नापने के लिए तरल पदार्थ मतलब दूध का घनत्व होता है, पानी का घनत्व होता है, और किसका घनत्व होता है बच्चों, ये खून का घनत्व होता है, शहद का घनत्व होता है, हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थों के घनत्व को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल। आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 का सवाल है, शिफ्ट दूसरा, स्टेज पहला, सवाल नंबर 133। अगले सवाल पे ले चलता हूं बच्चों आपको। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, क्या है आपके सामने अगला सवाल, 134। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के अंदर क्या होता है बच्चों, ये आप देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग जिस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होता है सोनार। ठीक है ना, पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर टाइटैनिक है, उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, सोनार का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो पानी की गहराई को नापता है बच्चों ये, आप कितनी गहराई में हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इको लोकेशन। सवाल नंबर 135, 135 के लिए मार दीजिए टिक ऑप्शन नंबर सी पे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने, दूध के घनत्व को नापने के लिए कौन सा उपकरण होता है बच्चों, लैक्टोमीटर। दूध आपको सही मिल रहा है या उसमें पानी मिलाया गया है या उसको खौला करके गाढ़ा करके तब आपको मिल रहा है, ये आप जान सकते हैं। ये वाली बात तो कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि कोई भी दूध वाला आपको दूध गर्म करके खौला करके गाढ़ा करके तो नहीं बेचेगा। 136, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को नापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को नापने के लिए ओडोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। सवाल नंबर 137, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ठीक, अगला सवाल बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, दूरी को नापता है। दूरी मतलब समझिए, जैसे आपने कार खरीदी, 10 साल तक चलाया, बेचने जा रहे हैं, जो खरीदने आएगा वो कहेगा कितनी चली है, तो जितनी चली है वो वहां पे एक स्केल बताता है कि अभी तक 3 लाख किलोमीटर चली है।
वो वाला जो मीटर होता है उसी को ओडोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। ओडोमीटर क्या है बच्चों? अब तक कुल कितना चल चुकी है ना, उसको ओडोमीटर नापता है। सवाल नंबर 138 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। सवाल नंबर 139, वो कौन सा उपकरण है जिसका इस्तेमाल मोटर गाड़ियों में दूरी नापने के लिए होता है? तो वही सवाल फिर से आपके सामने घूम फिर के आ रहा है बच्चों। अगला सवाल 139 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 140 पे आइए। 140 क्या है बच्चों? किसी वोल्ट मीटर का इस्तेमाल विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 140 के लिए बी फॉर बॉम्बे टिक मार दीजिए। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपके सामने है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। धारा इधर बह रही है कि उधर बह रही है, दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने बह रही है? इफ you want to know the direction of electric current then you need a galvanometer। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? धारा की दिशा को बताता है। 141 का ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 पहली पारी पहला स्टेज। सवाल नंबर 142, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये है सवाल नंबर 142 का ऑप्शन नंबर डी। वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 24/9/18 22/9/18 2 दिन के इंटरवल पे सवाल रिपीट हुआ है पहली पारी का। अगला सवाल बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल ये है। वाहन की गति को जानने में जो मदद करता है वो है स्पीडोमीटर। वाहन आपका किस स्पीड से चल रहा है, किस गति से चल रहा है, किस वेग से चल रहा है, इसके लिए बच्चों स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 143 का ऑप्शन नंबर ए टिक मार दीजिए बेहिसाब। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 144, इकोलोकेशन। इकोलोकेशन सवाल नंबर 144 क्या करेंगे बच्चों? सोनार, इससे इकोलोकेशन का पता चलता है, ठीक है ना। समुद्र में, समुद्र की तलहटी पर क्या है? टाइटैनिक है या कुछ और है? कोई मछली है, कोई मकान है? 144 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इकोलोकेशन के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा वाला पहले से। एमीटर विद्युत धारा को नापता है, ओम मीटर प्रतिरोध को नापेगा। ओम मीटर, हालांकि ओम मीटर बच्चों किसको नापता है? विशिष्ट प्रतिरोध को नापता है ना। तो आप क्या करिएगा, इसी पे टिक मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 145 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बच्चों। अगला सवाल ये रहा, हवा की गति को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ऊडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर। सवाल नंबर 146, हवा किस चाल से चल रही है, इसके लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल होता है बच्चों। सवाल नंबर 146 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला सवाल ये रहा 147, हवा की शक्ति और वेग को नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अभी अभी पता चला है कि एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। 147 के लिए भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए बच्चों। एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? हवा की गति को नापने के लिए। तो अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 148, एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वायु की गति के लिए। वायु की गति कहां है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ये लीजिए। सवाल नंबर 148 का ऑप्शन नंबर बी आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है बच्चों। 23/7/2021 को पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने 149, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन झूठ का पता लगाती है बच्चों? तो झूठ का पता लगाने वाली जो मशीन होती है आप लोग जानते हैं ना, पॉलीग्राफ कहते हैं उसको, ये है। सवाल नंबर 149 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। टेलीस्कोप हो नहीं सकता, फोटोमीटर हो नहीं सकता, टैकोमीटर हो नहीं सकता, पॉलीग्राफ सही उत्तर। अगला सवाल आपके सामने है, लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है, ये है सवाल नंबर 150 का ऑप्शन नंबर डी। आगे है बच्चों सवाल नंबर 151, क्या है बच्चों सवाल नंबर 151? आइए देखते हैं सवाल नंबर 151 के लिए। क्वेश्चन नंबर 151, ये है सवाल, भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 151। दोस्तों, बोलोमीटर हरगिज नहीं, एमीटर हरगिज नहीं, फ्लक्स मीटर जे नहीं, पायरोमीटर जैसे कोई भट्ठी है जिसमें हम लोग लोहे को पिघला रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। उस टेम्परेचर को नापने के लिए आप क्या करें, थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, हरगिज नहीं। पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, जो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक, तो अदिश राशि मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो। संवेग ये सदिश है बच्चों। बल ये भी सदिश है। संवेग सदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश है। बच गया द्रव्यमान। द्रव्यमान वो है जो अदिश है बच्चों, तो आपको टिक मारना है सवाल नंबर 152 पे, ऑप्शन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर 152 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 के दूसरी वाली पाली के पहले स्टेज का सवाल है बच्चों। ये निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान अदिश राशि है। आपको ले चलता हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका 153 कहा जा रहा है किस राशि को केवल परिमाण है दिशा नहीं? परिमाण है दिशा नहीं, इसका मतलब वो अदिश है। तो अदिश देखिए कार्य है। कार्य क्या है? अदिश राशि है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। अर्थात आवेग जो है, आवेग मतलब इंपल्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर है। बल यानी कि फोर्स ये भी वेक्टर है। तो आपको टिक लगाना है। किस पे टिक लगाइएगा आप टिक लगाएंगे बच्चों कार्य पे। कार्य अर्थात वर्क। ये क्या है? अदिश राशि है। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये 154 निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो दोस्तों वही सवाल फिर से रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। संवेग में दिशा होती है, विस्थापन में दिशा होती है, बल में दिशा होती है, और कार्य क्या है? अदिश राशि है बच्चों। 154 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा 155, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बहुत बढ़िया। शक्ति, बल आघूर्ण, विस्थापन, त्वरण। तो जो बल आघूर्ण है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन ये भी वेक्टर है। त्वरण ये भी वेक्टर है। बच गया है पावर। पावर यानी कि शक्ति। तो पावर बराबर होता है बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क क्या है? अदिश। टाइम क्या है? अदिश। तो एक अदिश राशि को दूसरे अदिश राशि से आप क्या कर रहे हैं? डिवाइड। क्या मिलेगा आपको? अदिश। अदिश क्या है? शक्ति। किस पे टिक लगाएंगे 155 के लिए? ऑप्शन नंबर ए पे लॉक कर दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 9 मार्च 2021 को पूछा गया है, पहली शिफ्ट के पहले स्टेज का सवाल है बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है 156, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ये खतरनाक सवाल होते हैं। जब आपसे सवाल निगेटिव सेंस में पूछ लिया जाए तो आपको चैतन्य हो जाने की जरूरत होती है, आप थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा। अक्सर क्या होता है कि यह जो नहीं छुपा हुआ है ना, इसी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जल्दबाजी में भूल जाते हैं, और हमारा सवाल आता हुआ एक आसान सा सवाल गलत कर देते हैं। आपको नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसी को आप चुन लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है बच्चों, ठीक है। बाकी के जो हैं, ये देखिए आवेग है, बल का गुरुत्व है, विस्थापन है। ये पहला वाला ऑप्शन वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, आखिरी भी वेक्टर है। कौन सा है जो स्केलर है? ऑप्शन नंबर सी। एक जरूरी बात, अक्सर लोग कहते हैं, बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं बच्चों, आप लोग भी करते होंगे, कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है। तो आप बेहिचक हमेशा के लिए याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? स्केलर है, यानी कि अदिश है। इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर के तरीके से जोड़ा नहीं जाता है, इसका अलजेब्राइक सम होता है, ठीक है। इसको जोड़ते और घटाते कैसे हैं? बीजगणित के तरीके से, वेक्टर के तरीके से कतई नहीं। 156 के लिए ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दीजिए। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। 157, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि स्केलर में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? विस्थापन सदिश है, बल सदिश है, संवेग सदिश है, दाब अदिश है बच्चों। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो जो प्रेशर है ये क्या है आपके लिए? स्केलर क्वांटिटी है। टिक मार दिए पहले वाले ऑप्शन पे। 157 का ग्रुप डी का सवाल है बच्चों, ये आरआरबी 26 अक्टूबर 2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल है 158, सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में दिशा होती है, कोई दिशा नहीं होती, दिशा होती है,
परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। केवल परिमाण होता है, किस पे टिक मारा जाए बच्चों? तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। अगर परिमाण को खत्म कर दे तो दिशा का कोई मतलब नहीं है, लिहाजा आप किस पे टिक लगाइएगा? 158 के लिए ऑप्शन नंबर सी पे, सी को लॉक किया जाए बच्चों। 158 नंबर क्वेश्चन के लिए आप क्या करिएगा? परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं संवेग में। संवेग अर्थात मोमेंटम। कहां पूछा गया है? ग्रुप डी का 24 सितंबर 2018 का सवाल है बच्चों। ये अगला सवाल आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वजन, वजन मतलब होता है मास, टेम्परेचर, वेग, लंबाई। तो जो वेलोसिटी है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश है। पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित चार उदाहरण में से कौन सा है जो सदिश है? तो जो वेक्टर है या वेग है बच्चों, ये सदिश है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा आपका 160 नंबर। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। कौन सा एक सदिश राशि है? विस्थापन सदिश है बच्चों, बेहिचक टिक मार दीजिए। कार्य अदिश होता है, गति अदिश होता है, ऊर्जा अदिश होती है, तो विस्थापन पर टिक मार दीजिए। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपका ये रहा 161, 161 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेग है बच्चों, वेग अर्थात वेलोसिटी। समय अदिश है, तापमान अदिश है, दूरी अदिश है। जो वेलोसिटी है या जो वेग है बच्चों, यही क्या है? ये सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 162। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? देखिए, बल की और वेग की, बल की और त्वरण की, बल और विस्थापन की, बल और संवेग की। तो हमेशा याद रखिए कि बल और त्वरण, फोर्स और एक्सीलरेशन, इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बच्चों। यानी कि बल अगर आप पूरब की ओर लगा रहे हैं, तो त्वरण भी पूरब की ओर ही उत्पन्न होगा। ठीक है, तो बल की डायरेक्शन और त्वरण की डायरेक्शन दोनों एक समान होती है, हमेशा एक समान होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए सवाल नंबर 162 के लिए। ये ग्रुप डी का 15 नवंबर 2018 का सवाल है बच्चों। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको 163। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। भौतिक गुण को दिखाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों बताए जाते हैं। तो इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। यह सदिश की परिभाषा पूछ ली गई है बच्चों। क्या करिएगा आप लोग? 163 के लिए ऑप्शन नंबर ए पर टिक मार दीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों, ये 2 नवंबर 2018 पहली पारी का। आपके सामने अगला सवाल 164। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? संवेग, यह वेक्टर है बच्चों। द्रव्यमान स्केलर था, दूरी स्केलर, चाल स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? संवेग। संवेग अर्थात मोमेंटम। इसमें मास के साथ साथ वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अक्षर P से रिप्रेजेंट किया जाता है। संवेग क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं। तो 164 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 दूसरी पारी का सवाल था ये। आपके सामने है सवाल नंबर 165। 165 निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो जो बल है बच्चों, ये सदिश है, बल पे टिक मार दीजिए। ठीक है, आयतन अदिश है, द्रव्यमान अदिश है, लंबाई अदिश है। बच गया बल, यही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपसे पूछा क्या गया है? निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो जो बल है बच्चों, वो अदिश राशि नहीं है। आपका 165 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉक किया जाए। आरआरबी का जूनियर इंजीनियर 2014 का सवाल है बच्चों, ये रेड पेपर। उस समय सेट 1 सेट 2 नहीं कहते थे, रेड येलो ग्रीन कहते थे बच्चों। तो रेड पेपर था उस जमाने में 2014 का। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 166। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। बिल्कुल सही, दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते ना भाई। अगर परिमाण नहीं होगा तब तो बात खत्म हो जाएगी। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जी नहीं। केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं, जी नहीं। तो सवाल नंबर 166 के लिए कार्य की विशेषता पूछी गई है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। कार्य में दिशा तो नहीं होती है, लेकिन परिमाण होता है।
ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 27 नवंबर 2018 पहली पारी का।